हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैक बोर्ड के कक्षा 8वीं का, जी हाँ, क्लास 8 का गणित का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा 28 जनवरी को, जी हाँ, आपके क्लास 8 की जो परीक्षा होने वाली है 28 जनवरी को होने वाली है। उसके लिए आज हम जो गणित का जो सवाल है, जो आपके आने वाले सवाल है, जो आपके संभावित सवाल है, वो सारे सवालों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम आप लोगों को क्लास 8 के मैथ का 50 जो सवाल है आपके ऑब्जेक्टिव, सारा का सारा बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो पूरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए मेरे बच्चे, शुरू करते हैं सारे प्रश्नों को एक एक करके, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही फंटास्टिक तरीके से सभी सवालों को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, इसमें टोटल प्रश्न कितने रहेंगे। देखिए, आपके एग्जाम में जो टोटल प्रश्न रहने वाले हैं ना, आपके 28 जनवरी के गणित का जो परीक्षा होगा उसमें टोटल 50 प्रश्न रहेगा गणित का। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आपका प्रत्येक का 50-50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से गणित का भी आपका 50 का रहेगा और सभी प्रश्नों को करना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक एक नंबर दिया जाएगा। जी हां, आपके 28 जनवरी वाली परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के एक एक नंबर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 50 प्रश्न होगा तो 50 नंबर का आपका गणित का सवाल रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, है ना, मतलब कि 4-4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें जो सही होगा उसका आप लोग को जवाब देना है ना। किस पर जवाब देना है, तो ओएमआर सीट पर देना है। ठीक है, ओएमआर में आप लोग को कैसे भरना है उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आइए इसमें हम लोग जो सवाल करने आए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे फेमस सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो ऑप्शन है 1, 0, 2, 3। तो पूर्ण संख्या कहते किसको है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट, कहां तक, अनंत तक, है ना। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो 0 से शुरू होता है जो संख्या, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें बताना है कि सबसे छोटा संख्या कौन है। तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे पीछे कौन है, तो 0 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, 0। क्लियर है। अब देखो, और भी सवाल आप लोग का यहाँ पे बन सकता है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है ना, प्रकृत संख्या। तो बोले सर, प्रकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है। तो आप लोग को हम कई बार बता चुके हैं कि प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट, है ना, ये इस तरीके से अनंत तक। तो इसमें बोलेगा प्रकृत संख्या का सबसे छोटी संख्या, तो 1 हो जाएगा। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या, तो 0 हो जाएगा ना। बात समझ में आया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर पूर्ण संख्या आ जाए या प्रकृत संख्या आएगा, छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप कहां पढ़ रहे हो, मिशन 2 पे पढ़ रहे हो, है ना, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। दूसरा नंबर सवाल, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। 5 का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना। 5 का उल्टा क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1, है ना, 5/1 लिख सकते हैं ना। कोई भी संख्या के नीचे 1 देखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको उल्टा करने बोल रहा है, इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, है ना। तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से सवाल आ जाएगा कि 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 4/3 हो जाएगा। उल्टा कर दो भाई, मुंडी ऊपर है पैर नीचे है, तो पैरवा ऊपर कर दो, मुंडिया नीचे कर दो। बात समझ में आया। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, यही कि उसको क्या करो, उल्टा लिख दो। हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो, मुंडी को ऊपर कर दो, मुंडी को नीचे कर दो, पैर को ऊपर कर दो। बात समझ में आया। तो बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। व्युत्क्रम जब भी बोलेगा तो आपको उल्टा कर देना है। नेक्स्ट सवाल देखिए अगला, कि 19 का वर्ग क्या होगा। देखिए, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, है ना। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना, यानी कि 19 का स्क्वायर। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, 19 का स्क्वायर का मतलब कि 19 को 2 बार गुना करना है। तो 19 को जब हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 19 को हम 19 से गुना करते हैं तो 9 9 81 के एक हाथ बचा 8, 9 9 और 8 17, 9 और 8 17 होता है ना जी। जी हाँ, इधर ऐसे क्रॉस दे दो, 19 एका 19, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16, 16 का 6 हाथ बचा 1, 2 और 1 3, 361। 19 को 19 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप 361 मार देना, नहीं याद है तो गुना कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है बबुआ। चलो अगला सवाल देखते हैं बबुआ, क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल देवल है कि 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो, हम लोग प्रॉपर झारखंडी है बाबू। ठीक है, तो बीच बीच में हम खोटा बोल देबो तो इनके टेंशन ना लेना हो।
ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको अपने लैंग्वेज में आपको समझाने वाले हैं। जी हाँ, आपको हम आपकी जो भाषा है, आपके घर की जो भाषा है, जो मातृभाषा है, जो आपकी माँ की भाषा है, वही भाषा से आपको हम सिखाने वाले हैं मैथ को। क्योंकि हम बता चुके हैं कि मैथ को ना एकदम धुआं-धुआं कर देंगे। मैथ को ना इतने सरल तरीके से बता देंगे ना कि जो बच्चे मैथ के डरते हैं ना, वो भी मैथ में धुआं-धुआं करने वाले हैं। बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आज पूरे मूड में हैं हम। देखो चौथा नंबर सवाल, ठीक है? तो आप लोग देखो, मैं क्वेश्चन करता हूं, आप लोग कमेंट नीचे करो। हो सकता है कि आप लोग मेरे से पहले आंसर कर दो, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ कि आंसर जो है बच्चों लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है। तो 900 का वर्गमूल क्या होगा, चौथा नंबर सवाल। तो 900 का वर्गमूल, तो हम लोग को वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पता है, दो दो का पेयर बनाना पड़ता है। तो 900 को सबसे पहले इसको क्या करो, तोड़ो। मेरे प्यारे बच्चों, साफ साफ पता चल रहा है कि 30 को 30 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा। 3 3 9 और डबल 0। ठीक है, तो अब देखो ये 900 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 30 गुना 30, है ना? अगर इसको छोटा करके तोड़ना चाहते हो तोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, तो 30 गुना 30 है, तो इन दोनों का पेयर जो है बाहर निकल जाएगा, तो 30 जो हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 जो हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना? 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए इसको और दूसरा तरीका से हम बता देते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरा तरीका से बताते हैं। क्या बोला, 900। एकदम आज पूरे पेशेंस के साथ आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि 300 को 3 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा। फिर 100 को 3 से गुना करेंगे तो 100 तिया 300, और 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 900 को हम लोग 900 का वर्गमूल, यानी कि 900 का वर्गमूल अगर निकालना चाहे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3 गुना 3 गुना 10 लिख सकते हैं। और हम बोले थे कि वे वर्गमूल हटाने के लिए आपको दो दो का पेयर लगा देना, तो इन दोनों का पेयर एक बाहर निकल जाएगा, इन दोनों 10 का एक 10 बाहर निकल जाएगा, तो 10 तिया 30 हो जाएगा। बात समझ में, आप जैसे भी बनाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? समझ में आया, जैसे भी बनाओ बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब हम लोग 11 नंबर सवाल दिया हुआ है कि 11 का घन कितना होगा। देखिए वर्ग तो समझ में आ गया था कि वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुना करने, घन का मतलब होता है 3 बार गुना करना, मतलब कि 11 का पावर में 3, मतलब कि 11 को के बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 3 बार लिखने से और क्या कर देना है, गुना कर देना। तो 11 को 11 से गुना करेंगे 121, और 121 को 11 से जब हम गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, देखते हैं इधर करके। ठीक है, 121 को 11 से गुना करते हैं तो 121 एका 121, 121 एका 121, तो कितना हो जाएगा, अरे भैया कहाँ चल जाता है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, है ना? थोड़ा, हाँ ठीक है, अरे भैया रुक, हाँ चल देख बाबू, इधर देखेंगे तो हो जाएगा 1 2 1 3 3 और ये आपका 1, तो 1331 आ जा रहा है। तो 1331 राइट उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, है ना? 1331 जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का घन कितना होगा, 1331। देखो वर्ग बोलेगा तो 2 बार गुना कर देना, घन बोलेगा तो 3 बार गुना कर देना। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, नहीं दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला जो सवाल दिया गया है यहाँ पे कि 8/27, क्या बोला कि 8/27 का घनमूल कितना होगा। तो देखो 8/27, तो देखो घनमूल, देखो वर्गमूल में 2 2 का पेयर लगता है, घनमूल में 3 3 का पेयर लगता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहे 8 को तो ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, है ना? 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। बोले हाँ सर, चूंकि 8 है तो 2 गुना 2 गुना 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। घनमूल का मतलब होता है अंडर क्यूब, है ना? अंडर क्यूब यानी कि 3 का जोड़िया लगाना पड़ेगा। इसमें 27 को लिखेंगे कितना लिखेंगे, अंडर क्यूब 3 गुना 3 गुना 3, है ना? तो अब देखो वर्गमूल में 2 2 का पेयर से बाहर निकलता है, इसमें 3 3 का पेयर से बाहर निकलेगा। तो देखो ये 3 गो 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, ये 3 गो 3 है तो ये एक 3 बाहर निकल जाएगा, यानी 2/3 इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? घनमूल में क्या करना है, 3 3 का पेयर निकाल करके बाहर निकालना है, वर्गमूल में आपको 2 2 का बाहर निकालना है। बात समझ में आया? जी सर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया कि 5 का क्यूब का सही मान क्या है। अरे भैया कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया। 5 का क्यूब यानी कि 5 को 3 बार गुना करना है। कितना बार बबुआ, 5 के 3 बार, तो 5 25, 25 पचे 125, तो 125 इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? बोले हाँ सर समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं। एक्स का पावर में 0, एकदम बढ़िया सवाल, मस्ते मस्त सवाल। ठीक है, लॉलीपॉप सवाल, बहुत बढ़िया। आप लोग का जवाब भी बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है रमेश जी, सुरेश और अंकिता, ड्रीम 11, बहुत 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 बढ़िया। तो 8वां नंबर सवाल देखिए। एक्स का पावर 0, एक्स का पावर में 0 है तो इसका मान ऑलवेज का ऑलवेज 1 होगा। मैं बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 हो जाए, दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसके पावर में 0 हो जाए तो उसका मान जो होगा हमेशा 1 होगा। जैसे कि हम लिख देंगे यहाँ पे 512,
और इसके पावर में 0 लिख देंगे तो क्या होगा, 1 ही मान आएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हम लिख देते 333 है ना, और इसके पावर में अगर 0 डाल देंगे तो ये भी मान 1 ही होगा। दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 है तो 1 मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x है, x का पावर में 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा, दूसरा नंबर। समझ में आया, बोले हाँ सर समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर, कि एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप है। देखिए ए और बी, ये आपका इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक। इकाई अंक जो है बाबू 1 से गुना होता है। इकाई अंक जो है कितना से गुना होता है, 1 से गुना होता है। प्लस दहाई अंक की ए जो है दहाई अंक, और दहाई कितना है, 10 से गुना होता है। तो 10 को ए से गुना करेंगे तो 10 है ना, और प्लस बी को 1 से गुना करेंगे तो बी। तो 10 ए प्लस बी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में। बात समझ में आया। इकाई आपका कौन सा इकाई अंक है, तो बी है। दहाई अंक कितना है, तो ए है। ठीक है, तो इकाई 1 से गुना होता है बी। अच्छा, एक सवाल ऐसा भी आपका एग्जाम में आएगा, मान लो लिख देगा यहाँ पर ए बी सी, ऐसा लिख देगा। ठीक है, ऐसा लिख देगा। तो इकाई अंक ये हो जाएगा, दहाई अंक ये हो जाएगा, तो ये सैकड़ा अंक हो जाएगा। यानी कि इकाई अंक सी 1 से गुना होगा, दहाई 10 से गुना होगा तो 10 बी, और सैकड़ा 100 से गुना होगा तो 100 ए। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, ऐसा ही बनाना आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाज्य का नियम आप लोग को भी हम बताए थे कि विभाज्य का नियम बहुत ही आसान है। 3 से विभाजित का नियम, आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में क्या करना है, सभी संख्या को जोड़ जोड़ कर चेक करना है। अगर वो 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या वो 3 से कट जाएगा। तो देखो 120 है यहाँ पर, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 0 जोड़ेंगे 3 ही होगा। और 3 जो है ये जो हो जाएगा, 3 अगर आ गया तो मतलब 3 से ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, है ना। तो देख लो 120 3 से कटता है, बोले हाँ सर, 3 चौके 12, 40 से कट जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी देखिए दूसरा ऑप्शन कट जाएगा, नहीं कटेगा। देखो इन दोनों तीनों अंक को जोड़ो, तो 2 2 4 और 1 5, 5 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये नहीं कटेगा। इसमें जोड़ो 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगा। देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो ये बहुत ही आसान है। 3 से विभाजित का नियम, यही चीज आपको चेक करना है कि जोड़ने पर, सभी अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़े थे, तीनों को जोड़े थे तो 3 आया था, और 3 3 से कट जा रहा है ना। 6 आता तो भी आंसर हो जाता, क्योंकि 6 भी 3 से कट जा रहा है। अगर 9 आता तो भी आपका 3 से कट जा रहा है, तो भी हो जाता। बात समझ में आया, बोले हाँ सर समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, निम्न में एक पदी व्यंजक है। देखिए एक पदी, देखिए यहाँ पे तो दो पद है, x प्लस वाई, दो पदी है, ये कट गया ऑप्शन। यहाँ पे 2xy, यहाँ पे कुछ बीच में क्या है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो ये एक पदी हो गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी दो पदी है, ये भी कट गया ऑप्शन, ये भी आपका दो पदी है, ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, तो एक पदी कौन सा हो जाएगा, 2xy, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखेंगे, क्या बोला कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक कितना है। तो देखिए कि -2xy में संख्या कितना गुना किया हुआ है, सर -2 गुना किया हुआ है, तो -2 इसका संख्यात्मक मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया हुआ 13 नंबर, कि a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड बहुत ही आसान है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे भाई रुक, 2ab था ना, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का, है ना। अब बोले सर ये कहीं नहीं है सर, तो बोले ये नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी, और a माइनस बी दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है ना भैया। अगर 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 5 गुना 5 लिख देंगे। इसी प्रकार a माइनस बी का स्क्वायर है, तो हम a माइनस बी को दो बार लिख देंगे। बात समझ में आया, बोले हाँ सर समझ में आ गया। तो कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बबुआ। देखो बच्चा पार्टी, 14 नंबर सवाल दिया गया है कि एक्स स्क्वायर -9 का गुणनखंड होगा। तो एक्स स्क्वायर -9, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, -9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बोले हाँ सर। अब देखो ये एक फॉर्मूला में हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए कितना है एक्स, एक्स प्लस बी, बी कितना है 3 है, एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी, बी कितना है 3 है। तो x प्लस 3 x माइनस 3 कहा है, x प्लस 3 x माइनस 3, ये x प्लस 3 x माइनस 3, हाँ ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया, बोले हाँ सर समझ में आ गया। अगला सवाल देखो बाबू, क्या दिया हुआ है 15 नंबर। अगला सवाल दिया है यहाँ पर कि 3x प्लस 2 बराबर 5 में x का मान ज्ञात करना है। तो 3x प्लस 2 और बराबर में 5 दिया हुआ है।
हम क्या करेंगे, जात वाला जात के साइड कर देंगे, तो दो जो है ना इधर बराबर के इधर इधर ले जाएंगे, तो 3x यहीं रहने दो, ये आपका 5, ये दो जो है इधर आ जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में तो माइनस में 2, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, x बराबर कितना हो गया, तो 3/3 हो गया, 3 से 3 काटेंगे तो कितना आ गया, 1 आ जाएगा, तो 1 इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, x का मान निकालने बोला था, हमने x का मान निकाल दिया। चलो अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर हमारा क्या दिया गया है, दिया है 16 नंबर कि 3 लगातार, सब हटा दो, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक क्या होगा। तो जोड़ करके देखो ना, लगातार बोला है तो 15 16 17 जोड़ के देखो क्या 51 होता है, जोड़ो तो 6 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, रुको, 6 7 6 7 6 12 13, 13 और 5 18, 8 आ जा रहा है लास्ट में, तो ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है, लास्ट में तो एक आना चाहिए ना, 51 होना चाहिए, इसको जोड़ो तो 8 7 15, 15 और 6, 15 और 6 21 का एक हाथ बचा, ठीक है, एक आ रहा है, 21 हाथ बचा 2, 1 2 3 और 1 4 5, ठीक है सर। तो ये आपका जो है 16 17 18 जो है ये लगातार पूर्णांकों का योगफल जो है 51 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो 40 का कितना प्रतिशत 16 है, यानी 40 का मान लेते हैं x प्रतिशत 16 है ना, x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 40 का x प्रतिशत 16, हम यही मान लेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बटा में 10 बराबर 16, तो ये 10 जो है बच्चों इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 4x बराबर 16 गुना 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 16 को 10 से गुना करेंगे तो 160, तो x बराबर कितना हो जाएगा 160, ये 4 जो इधर आके डिवाइड में, तो 4 चौके 16, यानी x का मान हो गया कितना 40, यानी कि x 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो 40% है ना, 40 का 40% ही 16 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कैसे बनाया समझ में आया, आपको मान लेना है 40 का x प्रतिशत बराबर 16, है ना, क्या मान लेना x प्रतिशत, क्योंकि हमको पता ही नहीं तो x मान लेते हैं हम लोग, है ना, तो उसके बाद हम लोग इसका x का मान निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, देखो ये सवाल जो है इस बार के आपके मॉडल पेपर में पूछा गया है, तो काफी संभावना है इस तरीके का सवाल आपको यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत सारा, और बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम आप लोग को एक क्वेश्चन नहीं बताते, एक के जगह में 10 क्वेश्चन बता देते हैं, है ना, एक क्वेश्चन के जगह में 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता देते हैं। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके, पके हुए आमों की संख्या क्या है, तो 50 आम टोटल है, 50 में 60% आम जो है क्या है, पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निकाल लेंगे, तो 50 का 60% निकाल लो, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 6 30, यानी पके हुए आमों की संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब एग्जाम में अगर आ जाएगा ऐसा, बोलेगा 50% 50 आमों में से 60% आम बिल्कुल पके, तो बिना पके हुए आमों की संख्या कितना होगा, तो हम सबसे पहले पके हुए आमों की संख्या निकाल लेंगे, 30 निकल जाएगा। अब 50 में 30 आम पकल है बाबू, 50 आम में 30 आम पकल है, तो कितना आम पकल नहीं होगा, तो 20 आम, समझ में आया। तो जैसा भी एग्जाम में आपको छोड़ना प्रश्न को नहीं है, बात समझिए, यहाँ पर एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है बबुआ। चल अगला सवाल का दे वाले देखते हैं, देखो अगला सवाल दिया हुआ है तुम्हारा कि यदि x बराबर 1 और y बराबर -2, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखो आपका समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसमें हम लोग को क्या करेंगे, x और y का मान बैठाएंगे, तो x का मान कितना है 1, y का मान कितना -2, है ना, इसका स्क्वायर कर दो प्लस y के जगह में कितना -2, तो -2 का कर देंगे हम स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, खत्म हो जाएगा, तो 4 और 1 5, तो 5 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देख रहे बस थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगाना है, कुछ ज्यादा लंबा लंबा कुछ सॉल्यूशन है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन है, बस आप लोग को जिग जैग क्वेश्चन करना आ जाना चाहिए। अगला सवाल दिया हुआ है नेक्स्ट, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 7 का घन, 7 का घन का मतलब क्या बोला, घन में हम लोग क्या बोले थे कि इसको 3 बार गुना करना है, 7 को कितना बार गुना करना है, 3 बार, तो 7 गुना 7 गुना 7, तो इसका इकाई अंक बोल रहा है ना, तो इसको तीनों को जब हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा 343, 343, तो इसका इकाई अंक कितना है, देखो इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक, तो इकाई अंक कितना है 3, तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, घन बोला है और वर्ग बोलता तो क्या करते हैं, 2 बार गुना करते हैं, उसका इकाई अंक लिख देते हैं, अगर घन बोला तो 3 बार गुना कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायरी सुनोगे क्या, शायरी सुनोगे, जल्दी से बोलो कमेंट करके। चलो इस सवाल के बाद शायरी सुनाएंगे एक तो, ठीक है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो अंकित मूल्य जो है आपका 2000 रुपए, इसमें 10% क्या है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सबसे पहले इसका 10% निकाल लो,
है ना। 10% निकाल लेते हैं तो 10/100 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, यानी 200। यानी कि 2000 में ये 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 200 डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य जो हो जाएगा इसमें से घटा देंगे तो 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 1800 हो जाएगा। बात समझ में आए? देखो 2000 रुपया दाम था, अब उसमें 10% डिस्काउंट दे दिया, 10% निकाले तो पता चला कि 200 रुपए डिस्काउंट दे रहा है। तो 2000 में जब 200 रुपए डिस्काउंट दे रहा है तो कितना का उसका विक्रय मूल्य होगा, कितना में बेचना होगा? तो 1800 रुपए में बेचेगा। घटा के देखो, है ना। चल अगला सवाल देखते हैं। अच्छा शायरी तुम लोग बोले थे ना, शायरी सुन लोगे? शायरी सुनोगे? फटाफट बोलो। शायरी सुनना ही पसंद करोगे कि नहीं सुनोगे? जल्दी से बताओ फटाफट, यहाँ पर शायरी सुनोगे कि नहीं सुनोगे, है ना। देखिए, मिल्क को कहते हैं दूध, मिल्क को कहते हैं दूध और कर्ड को कहते हैं दही। मिल्क को कहते हैं दूध और कर्ड को कहते हैं दही, कहीं आपके दिल में हम तो नहीं। चलो और सुनोगे? और एक और सुन लो, ठीक है। बहुत ही खतरनाक वाला बार, ठीक है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, अब सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे मैथ में कोशिश कर रहे हैं बनाने का, तो पूरे फुल कोशिश करेंगे, एकदम आराम से बनेगा बच्चा। चलो अगला सवाल देखते हैं, 22 नंबर। 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात निकालना है। तो 75 पैसा और 2 रुपया बोला है। अच्छा, रुपया को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैसा में चेंज करेंगे, तभी अनुपात निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखो फिर से समझो, ये 75 पैसा है, ये आपका 2 रुपया है, तो 2 रुपया को हम अगर पैसा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 पैसा हो जाएगा। क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा, तो 2 रुपये में कितना हो? 200 पैसा। अब इसको हम काटेंगे तो 15 से काटते हैं ना, 15 से कट जाएगा जी, कट जाएगा। नहीं कटेगा जी 15 से। कितने से काटे इसको? 25 से कट जाएगा ना। 25 तिया 75, इधर आ जाओ 25 से। 25 चौके 100, तो 25 अठे 200, 3:8 हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए एक ही बार में हम काट दिए, 25 से डायरेक्ट कट गया, कट गया। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? बहुत सारा, अनंत हो सकता है। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो गया, याद रखिएगा। निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है? देखो पाइथागोरस त्रिक जब भी बोलेगा तो आपको क्या करना है, सभी ऑप्शन को एक एक करके काम करना है। जैसे कि हम पहला ऑप्शन को उठाते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि 1 2 3, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप लोग यहाँ लिख लेना, इसका वर्क कर देना, और जो दो अलग छोटी छोटी संख्या उसको वर्क करके जोड़ देना। बात समझ में आया? जो बड़ी संख्या है बराबर का इधर लिख देना, है ना, उसको कर्ण बोलते हैं हम लोग, और ये लंब और आधार को इधर लिख देना, जो कि लंब और आधार होता है, इसका स्क्वायर इधर, मतलब कि दो का योग हमारा तीसरा जो भुजा उसका वर्ग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 3 9, इधर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इधर 9 और इधर 5 बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब कि ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। चलो दूसरा ऑप्शन उठाते हैं हम लोग, तो ये नहीं हुआ, ऑप्शन दूसरा उठाते हैं। 2 3 4, तो सबसे बड़ी भुजा कितना है? सबसे बड़ी भुजा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो बराबर, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो इधर भी अगर देख रहे हैं हम तो ये भी बराबर नहीं हो रहा है। 4 9 कितना हो जाता है? 4 9 13 हो जाता है, जो कि बराबर नहीं है, ये भी पाइथागोरस त्रिक नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला। अगला सवाल देखो, 3 नंबर मतलब अगला ऑप्शन 6 8 10, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? 10, तो 10 का स्क्वायर इधर कर दो, बराबर कर दो इधर, फिर 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला इधर रखना है और बाकी शेष वाला इधर करना है, तो 10 दहे के 100 हो जाएगा, 6 छक 6, अरे भैया बराबर लिखना है, बराबर लिखना है ना यहाँ, 6 छक 36 हो जाएगा और प्लस 8 64 हो जाएगा, तो देख रहे हैं इधर भी 100, अरे दोनों को जोड़े तो भी 100, अरे दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी कि ये पाइथागोरस त्रिक काम कर रहा है। इसमें पाइथागोरस त्रिक क्या हो रहा है? काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और यह 360 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि कितनी होगी? अरे भैया 450 रुपया दाम था, जिसमें से ये 360 रुपये में दे दे रहा है, तो बट्टा कितना दे रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो घटा दो, 0 से में 0 घटाएंगे 0, 15 में से 6 घटा 9, और यहाँ 3 में से 3 गया तो 0, यानी 90 रुपया, 90 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दाम था 450, लेकिन उपलब्ध कितना में, अवेलेबल कितना में, 360 में, तो बट्टा कितना मिल रहा है, मतलब छूट कितना मिल रहा है, तो छूट मिल रहा है 90 रुपया। अगला सवाल देखते हैं,
16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, 144 पेंसिल में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे? देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 16 पेंसिल का जो दाम है आपका 64 रुपया है। अच्छा, तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? तो 64 को 16 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 16 चौके 64, यानी एक पेंसिल का दाम जो हो गया वो 4 रुपया होगा। एक पेंसिल का दाम कितना हो गया? 4 रुपया। तो 144 रुपये में कितना पेंसिल होगा? तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 तिया 12, कितना बचा होगा? 2, 4 छक 24, यानी 36 पेन मिल जाएगा। यानी कि 36 पेंसिल 144 रुपये मिल जाएगा। देखो क्या बोला, 16 पेंसिल का मूल्य जो है 64 रुपया, तो हम एक पेंसिल का मूल्य निकाल लिए, तो 64 में से 16 को डिवाइड किया तो 4 रुपये निकल गया, यानी कि एक पेंसिल का दाम 4 रुपया। अब 144 रुपये हमारा पैकेट में है, तो क्या करेंगे? 144 रुपये से 4 रुपये का डिवाइड कर देंगे, तो जितना होगा उतना पेंसिल मिल जाएगा हमें। तो 36 पेंसिल में मिलेगा 144 रुपये में। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो इस क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला ना, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल वाला काम करके और गलती करते हैं। तो देखो इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है MDH। क्या होता है? MDH, M1 D1 H1 बराबर, इधर भी हो जाएगा MDH, M2 D2 H2। जहां पे आपका क्या होता है, M का मतलब होता है मैन यानी आदमी, D का मतलब होता है डे यानी दिन, और H का मतलब होता है आवर। ठीक है, तो यही काम चलता है। तो यहाँ पे आपका मैन दिया हुआ है और डे दिया हुआ है, H दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, जब H नहीं दिया हुआ है तो हम H वाला लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? MD। तो लिखेंगे यहाँ पर MD M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, तो देखिए पहला में क्या है, मैन कितना था बाबू? 45 इंटू डे वन कितना दिन लग रहा था? 13 दिन लग रहा। इधर इधर देखो 39 व्यक्ति है दूसरा बार में, और कितना दिन लग रहा है ये नहीं पता, तो नहीं पता तो D2 लिख दो यहाँ पर। यहाँ पे लिख देंगे हम 45 गुना 13, और ये जो 39 है इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा, 39 जो हो जाएगा इधर में आके डिवाइड में हो जाएगा, बराबर D2। तो 13 तिया 39, 15 तिया 45, यानी कि D2 जो निकल गया वो कितना निकल गया? 15, यानी कि 39 व्यक्ति जो है ये 15 दिनों में काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो वर्ग के सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है मेरे बच्चे, वो कितना होता है? तो वो होता है 360। याद रखेगा, आपका त्रिभुज का, चतुर्भुज का, पंचभुज का, षटभुज का, अष्टभुज का, कोई भी भुज का अगर बाह्य कोण पूछेगा तो ऑलवेज का ऑलवेज 360 होगा, याद रखेगा। अंतः कोण चेंज होता है, अंतः कोण जो होता है वो चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है, वो बदलता है, लेकिन बाह्य कोण कभी नहीं बदलता है, सिर्फ का सिर्फ 360 रहता है, याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है? 360 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 29 नंबर सवाल देखेंगे कि 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश में बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में बात करें तो साधारण ब्याज कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि मूलधन यानी P, प्रिंसिपल, मूलधन, रेट यानी कि दर, इनटू टाइम यानी समय, बटा 100, है ना। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे हिंदी वाले में याद करेंगे, लेकिन हमको तो इंग्लिश में अच्छा याद रहता है। SI यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू रेट इंटू समय बटा 100, है ना। तो मूलधन कितना यहाँ पर दिया हुआ? तो 500 है। प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ? 500। रेट कितना है भैया? तो रेट आपका 5% है। और टाइम कितना लग रहा है? तो 2 वर्ष लग रहा है, तो 2 बटा 100 कर दो। तो 0 से 0 2 0 2 0 कट गया, तो ऊपर क्या बचा? तो 5 25, 25 दूनी 50, यानी कि 50 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट जो निकल गया इसका, साधारण ब्याज निकल गया, वो 50 निकल गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया कि निम्नलिखित में, क्या बोला? निम्नलिखित में कौन 2D आकृति है? तो घनाभ तो 3D है भैया, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज होता है। आयत जो है आपका ये क्या है? 2D है, क्योंकि ये सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। 2D में क्या होता है? सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सारे 2D है। बेलन हो गया, शंकु हो गया, घनाभ हो गया, घन, ये सब आपका 3D है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि ये आपका 2D है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नांकित में से कौन आयलर सूत्र है? आयलर सूत्र अगर इसमें बात करें तो ये हो जाएगा पहला नंबर, F प्लस V बराबर E प्लस 2, जिसमें F बराबर फलकों की संख्या, V बराबर किनारों की संख्या, और E बराबर शीर्षों की संख्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, चूंकि एग्जाम में आ जाएगा, इस तरह फॉर्मूला लिख देगा और बोलेगा जहां F बराबर क्या होता है,
तो बोलना फलकों की संख्या। जहां भी बराबर क्या होता है तो बोलना शीर्षों की संख्या। जहां ई बराबर क्या होता है तो बोलना, अच्छा भी बराबर किनारों की संख्या, और ई बराबर बोलेगा तो शीर्षों की संख्या, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर और कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ये सॉरी विकर्ण दिया है ना, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि D1 इंटू D2, यही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1/2 डाल देंगे, D1 कितना है, एक विकर्ण कितना है 24 दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण कितना दिया 10 दिया हुआ है, तो 2 से काटो इसको, तो 12 दूनी 24, तो 12 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कहां पर 120, तो बोले सर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 में है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलो 32 नंबर सवाल आप लोगों ने बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल जो आपका क्वेश्चन बोला गया है कि यदि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दी गई है, ठीक है, समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, समलंब ऐसा होता है, ऐसा होता है समलंब चतुर्भुज, जिसमें समांतर जो रेखा है ये और ये, इसकी जो भुजा दी गई है 6 और 8, और इसमें ऊंचाई भी दे रखा है आपका 5। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला 1/2 ऊंचाई, है ना, h ऊंचाई गुना भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, मैंने इतना ही लिखा। तो 1/2 डाल देंगे, ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है, इंटू भुजा का योग, भुजा कितना है बाबू 6 और 8 है, तो 6 और 8 लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 6 और 8 कितना हो जाएगा जी, 6 8 14, तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी कि 35 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। क्लियर है, एक बार मैं देख लेता हूं क्या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने सही लिखा या गलत लिखा है। 1/2, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है ना, ऊंचाई गुना भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन कौन है 6 और 8 है, तो 6 और 8 जोड़ दी। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है बच्चा, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सारी चीजों को हटाते हैं हम यहाँ पर, और 34 नंबर सवाल को ध्यान से देखते हैं। 34 नंबर सवाल दिया कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है, जहां पे यहाँ पे 6a² कहीं नहीं तो 6l² हो जाएगा। देखिए ये अचर चर पद है, और चर पद में कुछ भी हो सकता है, एल हो सकता है, बी हो सकता है, एन हो सकता है, पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 6l² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया गया आपका 35 नंबर ना, कि एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh, है ना, तो 2 लगा दो, पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा, इंटू आर का मान आपका यहाँ पे दे रखा है कितना जी, त्रिज्या 14 दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है आपका 10, तो लगा देंगे, 7 दूनी हो गया 14, अब नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ ऊपर बचा, तो सबको गुना कर दो, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और 88 को 10 से गुना करेंगे तो 880 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 880, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल, कहां बनाए, चलो यहां नीचे बना देते हैं। 36 नंबर सवाल दिया बाबू, देखो, चलिए आवाज क्लियर जा रहा है ना आप लोगों तक, बिल्कुल आवाज क्लियर है, ठीक है जी, बहुत अच्छा उत्तर आप लोग आ रहे हैं। देखो मैं आप लोग का कमेंट इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि देखो कमेंट पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन भी कराना है ना, तो इसीलिए मैंने पढ़ता हूँ। वैसे सबका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है और बच्चे अच्छे तैयारी के साथ हैं, ठीक है, और तैयारी बढ़िया है। यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा, तो घन की भुजा दिया है, घन का आयतन, तो घन का जो आयतन होता है वो a क्यूब होता है, ठीक है, a क्यूब, तो a कितना है 8 है, तो 8 का क्यूब कर दो, यानी कि 8 का क्यूब मतलब कि 8 गुना 8 गुना 8, तो कितना हो जाएगा 8 8 64, 64 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी 512 ना, 64 को अगर 8 से हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है 512 हो जाता है, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग को एग्जाम में, कि अगर
अगर आप लोग का आयतन पूछेगा तो आपका आंसर यहाँ पे क्यूब में आएगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन पूछेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि ऑप्शन में पता है इस तरीके से लिख देगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कौन सा आंसर करोगे? क्यूब में करना है आपको। क्यों? क्योंकि आयतन पूछा है। क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर में वाला करना है, ठीक है। एग्जामिनर जो है आपको एग्जाम में फंसा सकता है, तो इसके लिए आप लोग को हर तरीके से अलर्ट रहना है। अगला सवाल दिया है यहाँ पे 37 नंबर कि यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः दी गई है। देखिए आपका त्रिज्या दिया है, ये ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का मेरे प्यारे बच्चों, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान आपका दे रखा है 7 × 7 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। एच कितना है? 10 है, तो 7 से 7 कट गया, ऊपर ऊपर सबको गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा? तो ऊपर गुना करेंगे 22, कैसे होगा जी? 22 सत्ते कितना होता है? तो 22 सत्ते गुना करो तो कितना होता है? 22 × 7 अगर करते हैं तो 154 है ना, 154 हो जाता है, और इधर 10 है, तो 154 और 10 को गुना करेंगे तो 1540 हो जाएगा, है ना। एक जीरो लगा देंगे, 1540। तो क्या है आपका पूछ रहा था जी? आयतन पूछा था, तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा ये। तो 1540 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बस 10 सवाल और बचा हुआ, फटाफट इस सबको कर के और खत्म कर देते हैं हम, ठीक है। मजा आ रहा है ना? एक बार नीचे कमेंट कीजिए कि सर मजा आ रहा है। आप लोग नीचे एक बार कमेंट करना कि हाँ सर मजा आ रहा है और बहुत ही चीजें समझ में आ रही है। अगला सवाल दिया हमारे पे, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दी गई है। तो जो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है L×B×H, है ना। अरे भैया अच्छा से तो लिखा जा, क्या होता है? L×B×H। तो L का मान कितना है? 6 दिया हुआ है, B का मान 3 और H का मान 2, ठीक है। तो 6 × 18, 18 दूनी 36, तो 36 आपका आंसर हो जाएगा इसमें मीटर क्यूब। मीटर है आंसर, मीटर में दिया है ना आपका सब, हाँ मीटर में, तो मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। आयतन पूछा था तो क्यूब में आंसर आएगा, तो कहाँ पे है? 36, ऑप्शन नंबर 2। घन में कुल कितने किनारे होते हैं? तो घन ऐसा होता है बच्चों, घन जो आप लूडो गोटी खेले ना, तो ऐसा होता है कि नहीं होता? बोले हाँ सर। इसमें किनारा के गो होता है, तो देखो 1 2 3 4, 4 गो ऊपर, 4 गो खुटवा, ठीक है 4 गो, तो 4 4 8, और नीचे 4 गो, तो 12 गो होता है, तो 12 इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, 4 का मिलान चिन्ह कितना होगा? देखो 4 का मिलान चिन्ह पूछ रहा है यहाँ पर, तो बोले सर 4 का मिलान चिन्ह देखेंगे तो हमारा 2 नंबर हो जाएगा। बोले ना गुरुजी ना, ये नहीं होगा, यहाँ मिलान चीज पूछ रहा है, ये रोमन नंबर है, ये कट जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा। ये तो 3 है, ये भी नहीं होगा, ये 2 है, नहीं होगा। 4 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा अगर 5 का पूछता तो कैसे करते हैं? 1 2 3 4 और ऐसे कर देते हैं 5, है ना। अगर 6 बोलता तो कैसे करते? 1 2 3 4 और 5 और एक 6। अगर 7 बोलता कितना करते? 1 2 3 4 और 5 6 7। समझ में आया? तो इस तरीके से होता है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला जो सवाल दिया 41 नंबर कि वर्ग अंतराल दिया गया, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। देखो जब भी वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का बोलेगा बच्चों, तो आपको क्या करना? वर्ग अंतराल में से क्या करना? दोनों को जोड़ देना, 30 और 40 को जोड़ करके और आधा कर देना, यही होता है वर्ग चिन्ह। तो 70 हो जाएगा और 70 का आधा करेंगे तो 35 हो जाएगा, यानी कि इसका वर्ग चिन्ह जो निकल गया वो कितना निकल गया? 35 निकल गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। वर्ग चिन्ह में क्या करना है आपको? दोनों को जोड़ करके आधा करना, यानी कि ये आपका निम्न सीमा होता है, ये उच्च सीमा होता है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देना और आधा कर देना। अगला सवाल देखते हैं, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग माप निकालने बोले यहाँ पे क्या बोला? वर्ग माप बोला। देखो वर्ग चिन्ह में दोनों को जोड़ के आधा करना है, माप में आपको क्या करना है? दोनों का डिफरेंस देखना है। तो 20 और 30 में दोनों का डिफरेंस कितना का है? तो 10 का डिफरेंस है। देखिए 20 में से 10 जोड़ेंगे 30 होगा, तो डिफरेंस कितना का? 10 का, तो 10 इसका वर्ग माप हो जाएगा। वर्ग माप में क्या करना है? डिफरेंस को देखना है। वर्ग चिन्ह में क्या करना है? दोनों को जोड़ के आधा करना है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, आंकड़ों के सबसे बड़े, क्या बोला? आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं? तो देखो आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। क्योंकि परिसर का ही फॉर्मूला क्या होता है? परिसर का ही फॉर्मूला होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, ठीक है। तो ये आपका परिसर का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? वृत्त आलेख का जो दूसरा नाम है, आयत चार्ट, पाई चार्ट, दंड चार्ट, इनमें से कोई नहीं, तो पाई चार्ट नाम है, याद रखेंगे। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर हम कुल कितना परिणाम प्राप्त करेंगे? तो अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चे दो सिक्का को हम उछालते हैं, तो इसमें क्या क्या संभावित परिणाम आ सकता है? तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों में, अरे भाई रुको,
क्या आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, पहला परिणाम ऐसा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों में टेल आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है पहला में हेड आ जाए, पहला में टेल आ जाए और दूसरा में हेड आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है पहला में हेड और दूसरा में टेल, और कुछ हो सकता है? बोले नहीं सर, बस इतना ही संभावित परिणाम हो सकता है। तो केठो परिणाम है बच्चों 1 2 3 4, तो दो सिक्का को अगर हम उछालते हैं तो कुल परिणाम जो है 4 रूप से आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 46 नंबर क्या दिया गया है कि एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो, अगर हम पासा को फेंकते हैं, पासों में कुल संख्या कितना होता है कि 6 गो होता है। जैसे लूडो खेटे गोटी खेलते हैं तो किस केठो संख्या होता है, 6 गो होता है। सम संख्या के गो है, तो 2 है, 4 और 6 है। के गो है, 3 गो है, 3 गो। टोटल संख्या के गो है, 6 है ना। देखो फिर से, सम संख्या के गो है, 3 गो है, और टोटल संख्या के गो 6 गो, तो 1 तिया 3 2 तिया 6, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको इस बार एग्जाम में जो है प्रैक्टिस से क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर दे देता है, चूंकि हम आप लोग को बता दे रहे हैं, इसलिए बता दे रहे हैं कि इस बार जो मॉडल पेपर जारी किया था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, वहां पे आप लोग का प्रैक्टिस से भी क्वेश्चन डाला हुआ था, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो बनाना तो पड़ेगा ना, इसलिए मैं बता देता हूँ। क्योंकि है कुछ हार्ड नहीं है, लॉलीपॉप सवाल है, इसलिए बताने में क्या दिक्कत है ना। चलो, बताने में क्या दिक्कत है, तो ये प्रैक्टिस से 2-3 सवाल जो बताए हैं हम, जरूरी नहीं है कि आ भी सकता है, लेकिन आ गया तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसे छोड़ना नहीं, क्योंकि हम आपको रटवा नहीं रहे हैं कि बस वैसे ही पढ़ लो और यही आ जाएगा, ऐसा नहीं। आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर 50 क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट से सीख गए ना, तो मैं बताता हूं कि 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लोगे, एक ही इस वीडियो से, एक वीडियो से कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, एक वीडियो से। ठीक है, बाकी आप हर वीडियो को अगर देख लेते हो तो आपका मेरा पूरा गारंटी है कि बच्चे जो है 50 में 50 अंक लेकर के आएंगे, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 47 नंबर। एक थैले में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली गई, क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गेंद पीली है? देखो, नीला गेंद जो है के गो है, नीली गेंद जो है आपका 4 गो है, ठीक है। हरी गेंद के गो है बाबू, 2 गो है, और काली गेंद के गो है बाबू, तो काली गेंद जो है 5 गो है, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे कितना जाएगा, 5 4 5 9 2 11, 11 तो टोटल गेंद है। अब बोल रहा है कि क्या बोला, पीली गेंद की प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता और पीली, पीली गेंद, तो पीला गेंद के गो बाबू, तो पीला गेंद जो है आपका, पीला है ये नहीं है जी, इसमें पीला तो है ये नहीं है जी, तो पीला नहीं है तो नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। और टोटल संख्या कितना है, 11, तो जीरो को कोई भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो जीरो इसका उत्तर हो जाएगा। देखो, अब जल्दी जल्दी में आप लोग गलती नहीं कर देते, पीला तो है ये नहीं है, यहाँ पर पीला नहीं है तो जीरो इसका प्रायिकता होगा। चलो बहुत बढ़िया। देखिए, एग्जामिनर देख रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन फंसाता है। चलो कोई बात नहीं, है ना, आप हर तरीके से अलर्ट रहो। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया हमारा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। देखो, मूल बिंदु का निर्देशांक यानी देखो, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, ठीक है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु बीच में होता है मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है मेरे प्यारे बच्चों, भैया अच्छा से तो लिखा जाओ, चलो कोई बात नहीं, मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 और 0 होता है, यानी एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग, 49 नंबर में। अब ये दो सवाल को करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को बता देते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो और फर्स्ट बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो आप लाइव, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप तो अभी 8 में पढ़ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 9th में भी आना है, 10th में भी आना है, और आप हमारे साथ ही रहना है अभी आप लोग को, ठीक है। 9th में, 10th में, 11th 12 में पूरे के पूरे क्लासेस आप लोगों को करवाए जाएंगे हमारे इसी चैनल मिशन 2 पर, ठीक है। इसलिए हो सकता है तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम, हमारे इंस्टाग्राम, सबका सोशल मीडिया का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ जाइए, बिंदास जुड़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको वहां पे जैक बोर्ड के हर नोटिफिकेशन मिलेगा, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया जाएगा, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। जुड़ करके और फॉलो ऊपर वाले कॉर्नर में होगा, उसमें दबा लेंगे। अगला सवाल यहाँ पे, बिंदु -3 4 किस चतुर्थांश में? देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश होता है, ये आपका चौथा चतुर्थांश होता है। पहला चतुर्थांश में क्या होता है कि एक्स का मान जो है प्लस में होता है और वाई का भी मान आपका प्लस में होता है। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, पहले एक्स का मान, तो एक्स का मान आपका माइनस में होता है और वाई का मान प्लस में होता है। तीसरे चतुर्थांश में एक्स का मान आपका माइनस में और वाई का भी मान माइनस में होता है, ये वाई का मान, ठीक है।
इसमें चौथा चतुर्थांश में x का मान आपका प्लस में हो जाता है और y का मान आपका माइनस में हो जाता है। कार्तीय तल तो आप लोग जानते होंगे, हाँ सर। अब इसमें बोला है कि माइनस माइनस, x का भी मान माइनस में और y का भी मान माइनस में है, तो x का मान माइनस में, y का मान माइनस किस में है, तो तीसरा चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है हमारा कि 2 माइनस 5 में कोटि का मान क्या है। देखो जब भी कोटि पूछेगा तो इसका मतलब कि ये y का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है। तो इसमें अगर देखें 2 कॉमा माइनस 5, तो इसमें x का मान 2 है और y का मान कितना है, -5, तो y का मान आपका -5 है, इसका मतलब कोटि जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी में क्वेश्चन अगर बोल देगा कि भुज कितना है, बोल देगा कि भुज कितना है, तो जो x का मान होता है उसको भुज कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे भुज कितना हो जाता है, 2 हो जाता। एक बात याद हमेशा ध्यान रखेंगे कि भुज पूछेगा तो x का मान को बताना है, कोटि पूछेगा तो y का मान बताना है। और जब भी ब्रैकेट में लिखा रहेगा तो पहले x का मान होगा, बाद में आपका y का मान होगा। उम्मीद करते हैं कि ये 50 सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 50 में तो 40 प्लस आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। और जो हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और आप लोग साल भर अच्छे से पढ़े हैं, तो ये 50 में से 50 क्वेश्चन उनको पता हो गया होगा और सॉल्व करना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को तो आप लोग लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से फिर से मिलते हैं हम कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कर दो, झारखंड में हर बच्चे तो फैला दो ये इस वीडियो को, जो भी क्लास 8 में होंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।